क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर काम कर रही है? क्योंकि मामला बिगड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ट्वीट करती है। ट्वीट में बहुत बड़ी चीज लिखी गई, वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही वो सोशल मीडिया पे एक्स प्लेटफॉर्म पे वो ट्वीट वायरल होती है, उसको बकायदा तृणमूल कांग्रेस शेयर करती है, बड़े बड़े पत्रकार शेयर करते हैं और ये कहते हैं कि आखिर किसके इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है। और वो ट्वीट थी वेस्ट बंगाल पे। आज हमारे साथ इस न्यूज रूम चर्चा में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी शैलेंद्र जी और हमारी सहयोगी श्रेया रतन। हम चर्चा करेंगे और चर्चा बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट होगा कि आखिर उस ट्वीट में क्या था शैलेंद्र जी। देखिए हर्षित, बहुत ही हैरान करने वाला ट्वीट है और मुझे नहीं लगता है जो आज से पहले कभी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्वीट के जरिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया हो, और ख़ासकर तब जब वो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया किसी प्रदेश में जारी हो और साथ ही साथ वो पार्टी जो है वो सत्ता में है। पिछले 1-2 सालों से नहीं, 1-2 चुनावों से नहीं, बल्कि 3 चुनावों से, यानी पूरे 15 सालों से वो जो पार्टी सत्ता में हो, और उसको टारगेट करके यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ट्वीट करता है और फिर यदि कोई एक संदेश देने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उसकी मंशा पे तो सवाल उठेंगे। और खासकर तब जब आज ही के दिन ममता बनर्जी चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने जाती है, वो पर्चा दाखिल करती है। दूसरी तरफ जो पार्टी के नेता है, टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर के अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किसी कुछ मुद्दों को आधार पर लेके रखना चाहते हैं। तो उसी दौरान उनसे ये कहा जाता है, जैसा कि डेरेक ओब्रायन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया, जो गेट आउट करके उनको निकाला गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफिस से, और बाकी वो सारी चीज़ें। मसला यही है जो ट्वीट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। मुझे लगता है जो शायद श्रेया के पास वो ट्वीट है, मुझे श्रेया यदि उसको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। श्रेया, क्या है उस ट्वीट? चलिए बिल्कुल बस श्रेया आपसे पूछते हैं, लेकिन एक चीज हम मैं दर्शकों को बता दें। मैं बस वो, हाँ, वो ट्वीट मैं दिखाना चाहूँगा, हालांकि स्क्रीन पे दर्शक वो देख सकते हैं। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छाया रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ECI's straight talk to Trinamool Congress. This time the election in West Bengal would surely be, यानी कि उसी का वो इंग्लिश अंग्रेजी वर्जन, संवाद है, हाँ। इंग्लिश संवाद। और इसमें बजाब्ते न सिर्फ ये ट्वीट होता, बल्कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं, वो दोनों की तस्वीरें भी इसके साथ साझा की जाती अब वो है। तस्वीर जो बाद में टैंपर होती है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे चर्चा सर। करेंगे, हाँ, हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि कई सवाल इससे हर्षित हैं। और ना सिर्फ वो मेरे व्यक्तिगत, मतलब मुझे लग रहा है जो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंशा पर तो सवाल उठने ही चाहिए, ना सिर्फ वो पार्टी के लेवल पे, बल्कि एक आम पत्रकार के रूप में भी या एक आम नागरिक के रूप में भी। क्योंकि मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन के सामने जब वो चुनाव के प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उस दौरान आपके सामने तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, स्थानीय हो, या मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो निर्दलीय हो, सबके लिए एक जैसी चीज़ें प्लेइंग, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड वाली स्थिति की बात की जानी चाहिए। बिल्कुल लेकिन शैलेंद्र आज जी। मुझे लग रहा है जो चुनाव आयोग बाइस्ड हो गई है। चुनाव आयोग बायस्ड हो गई है, शैलेंद्र जी की तरफ से एक जवाब है। लेकिन एक ऐसी बॉडी जो राज्य की चुनाव को कंडक्ट करवाती है, पंचायत लेवल के इलेक्शंस में इंटरफेयर करती है, सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस में, लोकसभा, विधानसभा, इंडिविजुअल बॉडी जो किसी भी पार्टी की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी की नहीं है, लेकिन वो एक ट्वीट करती है। और वो ट्वीट, लोग कह रहे हैं कि भाजपा का कॉपी पेस्ट तो नहीं था। क्या वो ट्वीट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं थे? ट्वीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था, लेकिन शब्द क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे? आपने जब देखा तो ये प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ से क्या आई? क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल हर्षित, देखिए कि सर ने भी कहा कि
अगर लोकतांत्रिक देश में है और जहाँ तक रही बात चुनाव आयोग की, वो छोटे बड़े सारे इलेक्शन को कंडक्ट करती है, लेकिन वो जिस तरीके से ट्वीट करके कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भय रहित, हिंसा रहित और धमकी रहित, इस तरीके के तमाम टैगलाइन के साथ पोस्ट करी, जिसके बाद ये विवाद और गहरा गया। क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो जब चुनाव होने से पहले जब तिथियों की घोषणा होनी थी, उस वक्त जब वो वहाँ पर दौरा करने जाती है चुनाव आयोग की टीम, उस दौरान भी वहाँ पे राजनीतिक दलों की ओर से ब्लैक पट्टी से विरोध किया जाता है। यहाँ तक कि जब बैठक हुई थी वहाँ पर मालदा में, उस दौरान भी, और नहीं, जब दौरा चुनाव खत्म हुआ था, जी बिल्कुल, उस दौरान ये टीएमसी के कई नेताओं का ये आरोप था कि जब वहाँ पे बैठक हुई थी, उस दौरान भी चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने सही से बात नहीं की, ना सुनी कि एक फेज़ में चुनाव कराया जाए, 2 फेज़ में। और अभी देखिए कि जब टीएमसी के नेता ये आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर कि हमें दफ़ा हो जा कहा जाता है बाहर निकलने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी धमकी दे डाली कि अगर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी बातें हुई, अगर आप उस मीटिंग के ऑडियो वीडियो को अगर सार्वजनिक करें तो वो क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या कहा है। लेकिन आप देखिए कि उसके दूसरे दिन ही चुनाव आयोग इस तरीके की पोस्ट कर रही, जो ज़ाहिर-सी बात है, सर ने भी कहा कि ये किसी राजनीतिक दल की ओर से जो बयान लग रहा है, और क्योंकि वो उसके शब्द नहीं है चुनाव आयोग का। और कहीं भी चुनाव होते तो इस तरीके के, अगर चुनाव आयोग ही कोई स्टेटमेंट देता है किसी राजनीतिक दल के विरोध में, तो कहीं ना कहीं तो ये सवाल खड़े ही करते हैं। चलिए, बिल्कुल। एक और चीज है हर्षित, जो चुनाव आयोग ने जो अपना ट्वीट किया था तो उसको रिपोस्ट किया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से। और पहला यानी इस मामले में दो मतलब कहते हैं ना, जो पोस्ट किए गए हैं एक्स पे तृणमूल कांग्रेस के। पहला पोस्ट जो जिसमें उनको ही टैग करके रिपोस्ट किया गया, उसमें लिखते हैं, इज दिस हाउ ए न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज एक्सपोज टू बिहेव, एक्सपेक्टेड टू बिहेव, सॉरी। हाँ, तो ये एक काफ़ी गंभीर बात है, जो इसमें क्या वाकई उन्होंने सवाल पूछा है, जो क्या ये इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, जो खासकर अपने आप को न्यूट्रल है या जिसको माना जाता है जो वो न्यूट्रल है, क्या इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद की जा सकती थी। दूसरा एक जो और पोस्ट आता है जिसमें ये एक बात आ रही है, जो जैसा आपने भी सवाल कहा था, जो कैसे जो फोटो तस्वीर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया था, तो उसी तस्वीर को मॉडिफाई कह सकते हैं, चाहे आप एआई कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उसमें जो उनके बैकड्रॉप पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था उसको चेंज करते हुए इस तस्वीर में, दर्शक उस पर भी देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, जो बीजेपी चुनाव सेल और इंग्लिश में बीजेपी इलेक्शन सेल लिखा हुआ है, और उसके नीचे तीनों की तस्वीरें हैं। और इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये कहा गया, वी आर ऑल्सो स्पीकिंग स्ट्रेट टू द इलेक्शन कमीशन in a straightforward manner. This time the elections must be free from Delhi's control, free from political bias, free from targeted persecution of anyone, and certainly free from the double standard. Our straight talk to ECI SWIP, यानी जो इलेक्शन कमीशन का ट्विटर हैंडल का बायो वो है, और this time the election must be free from Delhi's control, political biased, selective targeting, and free from double standard। इसको थोड़ा सा जनता को बता देना चाहूंगा सर इसके बारे में। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है, दिस टाइम द इलेक्शन मस्ट बी, यानी कि 2026 का जो अभी विधानसभा चुनाव 23 और 29 तारीख को होने वाला है, उसमें ये लिखती है तृणमूल कांग्रेस कि आप चुनाव करवाइए, लेकिन वो दिल्ली के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल बायसनेस के अंडर में नहीं आना चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, फ्री फ्रॉम टारगेटेड प्रोसिक्यूशंस ऑफ एनीवन, एंड सर्टेनली फ्री फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड, जिसको हिंदी में लोग दोगलापन कहते हैं, या दोहरी नीति कहते हैं, इससे आप फ्री करके चुनाव कंडक्ट करवाइए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया वॉर जो है वो छिड़ गया। लेकिन शैलेंद्र जी, मालदा का इंसिडेंट आपको याद है, ज्ञानेश कुमार के ऊपर बहुत तरीके के लग रहे थे कि उनको रोका गया, उनके काफिले पर हमला किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है पोस्ट कोविड में कहूंगा, कोरोना बीत जाने के बाद, कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये आरोप लग रहे हैं कि आप एक सेंट्रिक चुनाव करवा रहे हैं। बिहार एसआईआर में भी बवाल हुआ, अभी झारखंड में भी तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगते हैं। लेकिन ये ट्वीट कर देना एक लोकतांत्रिक बॉडी के लिए कितनी बड़ी बात है? मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। आपने
अपनी निष्पक्षता पे सवाल उठने का मौका दे दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि पिछले दिनों जब मालदा की घटना हुई, 7 से 8 जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, जो एसआईआर के ही काम में लगे हुए थे, और उनके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल खड़े किए, और स्पेशली जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई वो नहीं आता है, कोई आंसर नहीं आता है। जो हाँ, जो भी काम इलेक्शन मतलब कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हो रही थी, वो अभी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व तो हमारी ऊपर था, क्योंकि जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे 15 मार्च को, उसके बाद से लगातार जो भी, चाहे वो वहाँ के जितने डीएम काम कर रहे हैं उस स्टेट में, चाहे जितने एसपीज काम कर रहे हैं, जितने सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो सभी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत और उनके ही निर्देश को मानने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी बदल दिए जाते हैं, डीजीपी बदल दिए जाते हैं, होम सेक्रेटरी बदल दिए जाते हैं, कई जिलों के, मुझे जहाँ तक याद है, जो 20 से 22 जिलों के डीएम बदल दिए जाते हैं, एसपी बदल दिए जाते हैं। यदि ये सारा काम इलेक्शन कमीशन के इशारे पे हुआ या उनके ही चीज़ों पे हुआ, तो क्यों नहीं फिर मालदा की घटनाओं के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया? पहला सवाल। संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये भी हो या सकता फिर नहीं, जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा, तो उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया इस पूरे मामले में? यदि टिप्पणी की जाती है वेस्ट बंगाल सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के ममता सरकार के ऊपर, मुझे ममता सरकार से कोई ये नहीं, हमदर्दी नहीं है, या उनकी चीज़ों पे हम कोई उनके कामों को रोक भी नहीं रहे, या फिर उनको कोई पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है, जब कंट्रोल आपके हाथ में था, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बननी चाहिए थी ना, आप रोक लेते उन घटनाओं को, पहला। दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके आने वाले दिनों में, जब मालदा वाली घटना पे फिर से यदि सुनवाई होगी, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहेगी, जो हाँ, जो भी चीज़ें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण आज, यदि आज आपने तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया, तो कल की डेट में क्या, जब बीजेपी शासित राज्यों में यदि चुनाव होंगे और घटनाएं होंगी, तो क्या उस समय भी आपका रवैया ऐसा ही होगा, जो आप बीजेपी को टारगेट करेंगे क्या? क्योंकि आपने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, चाहे रिसेंटली जब बिहार का चुनाव हुआ तब भी आपने नहीं किया, या पहले भी नहीं किया, तो फिर आज आपको ये कहने की बात सर, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल लिया, और इसी सवाल से मैं श्रेया से सवाल लेना चाहूंगा। जैसे सर ने एक सवाल किया कि बीजेपी शासित राज्यों में आप सवाल नहीं करते। देखिए, बहुत क्रूशियल इलेक्शंस होता है बंगाल चुनाव। 2021 में जब चुनाव हुए थे, लगातार मुर्शिदाबाद से वॉयलेंस की बातें आ रही थी। ये कही जा रही थी श्रेया की ईवीएम मशीन में, सर ये कई वीडियोस वायरल हुए, बकायदा हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि टीएमसी के लोगों के ऊपर इत्र लगा दिया जाता है बटन के ऊपर। तो अगर वो कोई वोटर प्रेस करके आता है, तो उसके बकायदा अंगूठे को सूंघा जाता है। अगर महक नहीं आती है, तो ये पता चल जाता है कि आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया। जबरन जो है, ये आरोप लगते थे ममता बनर्जी पे कि वो टोटो ई रिक्शा बुक करवा करके, घर से निकलवा करके वोट दिलवाती थी, जहां पे हिंदू मेजोरिटी है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये संकेत देना चाह रही थी कि पूर्व में बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, वो व्यवस्था हम शांत करवाने वाले हैं, या फिर ये बीजेपी की भाषा थी? देखिए, इस पर कहना तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस बार जो दोनों टीएमसी या चुनाव आयोग पे जिस तरीके से खींचतान चल रही, मुझे लगता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ 59% मुसलमान वोटरों का नाम काटा गया है, जिसको लेकर के ये खींचतान जारी है। और अब देखिए कि जैसा कि आपने कहा कि 2021 के चुनाव को लेकर के, और अभी क्योंकि अभी बायसनेस तो दिख ही रहा है, और हालांकि चुनाव आयोग ने अपने पोस्ट पर ये कहा है कि भय रहित और हिंसा रहित हम चुनाव इस बार कराएँगे, लेकिन कहीं न कहीं ये बायसनेस दिख रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में क्या इस तरीके की चीज़ें हैं? तो फिलहाल मेरे ज़हन में जितनी जानकारी है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं आई है कि चुनाव आयोग इस तरीके की टिप्पणियाँ करे, या फिर वहाँ की जो राजनीतिक दल है उनके साथ खींचतान हो। सर, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था सर, अभी ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, जैसे ही ये पोस्ट 2 ढाई 3 घंटे पहले होता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा, ये नारे लगते थे, पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, ये बातें उठ रही थी, मुर्शिदाबाद में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया
कमेंट बॉक्स में कि क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि पूर्व में हालात देखते हुए कि किस तरीके से टीएमसी डोमिनेट करती है, रोहिंग्या का विषय आ रहा था सर कि घुसपैठ हो रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने बस एक हिंट दिया है कि हम चुनाव को जो है वो, क्योंकि हमें दोनों पक्षों की बात रखनी है, हमें एक वो पॉइंट भी लेकर के चलना होगा कि क्या इसके पीछे चुनाव आयोग का ये उद्देश्य नहीं था? हो सकता, हम ये इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ फिर चुनाव आयोग को ये सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं टीएमसी लेती। क्यों लिखा आपने? हाँ, या नाम नहीं लेती। वो बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के आम मतदाताओं को वो ये एक मैसेज करने की कोशिश ज़रूर करती, जो राज्यवासियों, आपके लिए हम इस बार जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, चाहे वो 21 हो, 16 हो, 10, मतलब पहले जब भी हुए, उसके मुकाबले यदि हम 2026 के चुनाव की बात करें, तो फिर हम इन चीज़ों के, जैसे कि आप कह रहे हैं, जो भय रहित, पक्षपात रहित, चाहे जिस तरीके से भी है, तो वो मैसेजिंग फिर एक अलग बात है। शायद फिर हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते यदि बिल्कुल। ये चीज़ें होती। तो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से ये चूक तो हो गई है, और चूक ही नहीं हुई है, बड़ी चूक हो गई, क्योंकि हो सकता है यदि ये मामला अब आने वाले कुछ घंटों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, तूल क्योंकि अभी पकड़ता है। नहीं, तूल ही नहीं पकड़ेगा। ये क्या सुप्रीम कोर्ट ये मामला नहीं जाएगा? हम्म। क्या इसको लेकर के टीएमसी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जो ऐसी बॉडी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके यदि मैसेज कर रही है, और वो यदि अपने आप को न्यूट्रल कहती है, तो वैसी बॉडी से हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करने के लिए मुझे लग रहा है, जो शायद टीएमसी के कुछ लीडर या फिर एक जो भी हैं, चाहे मान लीजिए आप ना ही सिर्फ टीएमसी सर, कांग्रेस के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता। या नहीं भी जाते हैं कांग्रेस से, लेकिन जो एक सिटीजन के रूप में, आप जिसको आप कह सकते हैं, जो मैं वो वर्ड मैं भूल रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, मतलब जो एक किसी भी चीज़ों पे, परिस्थितियों को लेकर के कॉमन कॉज के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और खासकर तब जब आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में आपने 91 लाख मतदाताओं को एसआईआर लिस्ट के से। नाम पे बाहर कर दिया। बिल्कुल। और इसमें भी वैसे नाम हैं, जो मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, जिसमें जो मीर जाफर, जो पलासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला के प्रमुख सैनिक हुआ करते थे, मीर जाफर, उनके वंशजों को हटा दिया गया है, जिनका ये दावा भी है, जो मुर्शिदाबाद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 4.5 से पौने 5 लाख लोग इस बार एसआईआर के तहत नाम हटाए गए मुर्शिदाबाद में, वो कहना है जो वो शहर ही हमारे पूर्वजों ने बसाया था, और आज हम मुर्शिदाबाद के ही नागरिक नहीं है, बल्कि अब लग तो ये रहा है जो भारत के भी नागरिक नहीं है, इसलिए हमारा नाम वहाँ से हटा दिया गया। तो ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि अब जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक वो सूची और आनी है, जिसके तहत ये अंतिम प्रकाशन होगा, जो कितने नाम जो है वो काटे गए हैं। लेकिन अब तक की जानकारी, क्योंकि जो 3 फेज में अलग अलग टाइम पे ये हुए थे, तो जो अभी रिसेंटली 15 से 17 हज़ार के करीबन मतदाताओं का जो ये जुडिशियल ऑफिसर्स, जिसका वो विचाराधीन की श्रेणी में रखा गया था, उनके दावों पर वो काम कर रहे हैं, और वो जो काम खत्म होते ही जैसे ये लिस्ट आता है, तो फिर उनको अब मुझे सामने लगता पड़ है जाता सिर्फ था। 3 सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें सिर्फ ये बताया गया था कि सिर्फ 2 ही लाख नाम जो विचाराधीन की श्रेणी में 60 लाख मतदाता थे, उनमें से 2 लाख नामों को जोड़ा गया। लेकिन हटाया कितना गया है वो स्पष्ट रूप अब से नहीं अभी है। ये चीजें अभी इसलिए आई है, जो 27 लाख 16 हज़ार मतदाताओं को, जो 59 लाख 84 हज़ार मतदाता थे जिनको विचाराधीन की श्रेणी में, उसमें से 27 लाख 16 हज़ार मतदाताओं को नहीं रखा गया। यानी आप केवल 33 लाख या 32 लाख के आसपास मतदाताओं को वहां रख रहे हैं, यानी उनको, उनका नाम ही नहीं जोड़ेगा। और एक आश्चर्य की बात यह है, जो यदि अब भी वो अपने दावे को प्रस्तुत करते हैं और वो सफल रहते हैं, तो वो इस चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। ये बड़ी यानी बात है। मुद्दा ये है, जो इस चुनाव को ही क्या टारगेट करने के लिए पूरा एसआईआर का खेल रखा गया है। पर मेरा ये कहना है कि बिहार में भी जब इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ भी एसआईआर का मुद्दा उठा था। लेकिन वहाँ की जो सत्तारूढ़ दल थी, वो इस मुद्दे को नहीं भुना रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देखें तो वहाँ भी नाम कटे, लेकिन टीएमसी इस मुद्दे को ज़ोरों-शोरों से लेकर, अभी मैं अखबार पढ़ रही थी तो मुझे ये जानकारी में आई कि अब ममता बनर्जी ये फिर से कह रही कि अब हम फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे 2-3 दिनों में। ये देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण हर्षित, मुझे लग रहा है आप भी शायद कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सवाल ही यही उठेगा, जो हम क्यों ना जाए, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाए, चाहे वो 91 लाख मतदाताओं के मुद्दे पर हो, चाहे
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ट्वीट के जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हमारे वोटिंग राइट्स के ऊपर या हमारे मतलब कि जो भी आप पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हमारे पास जो राइट्स हैं उसके को लेकर के, और खासकर तब जब हम सत्ता में हैं, हमारे समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है, तो हम आपके खिलाफ क्यों ना वो हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये काफी एक गंभीर विषय है और मुझे लग रहा है जो अगले कुछ दिनों में फिर हम लोग न्यूज रूम में चर्चा करते हैं। चलिए, अब मामला ये है, बवाल नहीं होता, बवाल हुआ क्योंकि ट्वीट में टीएमसी लिखा हुआ था, तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ था। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती कि इस बार का चुनाव भयमुक्त होगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगा, लोगों को एकत्रित करके किया जाएगा या कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इतना बवाल नहीं बसता। लेकिन एक लोकतांत्रिक बॉडी जो रोज राज्यसभा चुनाव कंडक्ट करवाती है, लोकसभा चुनाव कंडक्ट करवाती है, क्या मामला है, क्या विषय है, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये मामला तूल पकड़ तो लिया है, लेकिन अब कैटलिस्ट के रूप में, यानी कैटलिस्ट के तौर पे केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है कि रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या आएगा, तो कैटलिस्ट का रूप कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। खैर, हमारे ये न्यूज रूम चर्चा, न्यूज रूम डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्वीट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पश्चिम बंगाल चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसको लगभग पूरा देश देखता है, एक टुक देखता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ मौजूद थे शैलेंद्र जी, श्रेया कैमरे के पीछे मौजूद है, हमारी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।